हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम टेंस के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, क्या उसके काइंड्स हैं और किस तरीके से उसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जिससे हमें आगे कोई भी परेशानी ना हो। टेंस सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि हम टेंस ही सीखकर इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं। विदाउट टेंस हम इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्य बनाए रखना और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आगे आपके डाउट्स ना रहें। तो चलिए, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस वह होता है जिसमें कार्य के अभी हो रहे होने का ज्ञान होता है। सरल शब्दों में बताएं तो वर्तमान काल के वाक्यों से कार्य के अभी हो रहे होने का ज्ञान होता है। हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी काइंड्स देख लेते हैं और ये जानते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस वह होता है जिसमें किसी कार्य के भूतकाल में आरंभ होना बताया जाता है, लेकिन उसकी समाप्ति के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो वहाँ पर पास्ट टेंस होता है। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हम देखते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है और कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस फ्यूचर टेंस है। इस टेंस में किसी कार्य को भविष्य में शुरू होना बताया जाता है, किंतु उसकी समाप्ति को नहीं दिखाया जाता है। फ्यूचर टेंस वह होता है जो भविष्य में शुरू हुआ होता है, लेकिन वह समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए उसमें समाप्ति को नहीं दिखाया जाता है। काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। सभी के 4 काइंड होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इसे टोटल मिलाकर हो जाते हैं 12। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आज प्रेजेंट के सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर को भी डिस्कस करेंगे।
तो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या इसकी सहायक क्रियाएं हैं और इसके अंग्रेजी बनाने के नियम कौन कौन से हैं। जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना प्रकट हो और हिंदी में अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसे ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब जानते हैं कि इसकी सहायक क्रियाएं क्या है। इन वाक्यों की सहायक क्रियाएं डू और डज होती हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी बनाने के नियम। यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन है तो वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि कार्य करने वाला कर्ता एक से अधिक है तो वाक्य की पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे घर जाते हैं, दे गो होम, हम उसे प्यार करते हैं, वी लव हिम। इन वाक्यों में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट में ता है, ती है, ते है शब्द तो आए हैं पर इसमें एस या यस का या डू डज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले तो कर्ता एक वचन नहीं है, बहुवचन है, इसीलिए एस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पर डू डज का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वे, दे, हम और वी ये शब्द जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत इनमें आर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसे सिंपल आप लोग बनाइए, ना इसमें एस या एस का प्रयोग करिए ना डू डज का। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही तहत आते हैं पर इसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और सिंपल बनाते हैं दे गो होम, वी लव हिम। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ तथा कैसे आदि शब्दों से अगर प्रारंभ हुआ हो तो वाक्यों में डू या डज लगाया जाता है कर्ता के अनुसार। यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन हुआ तो डज लगाएं, यदि क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगती है। बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस बिल्कुल ना लगाएं और डू का प्रयोग करें। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सी राइट्स अ लेटर, दे ड्रिंक मिल्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग देखते हैं किन किन स्थितियों में हम उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम का होना बताने के लिए। जब किसी काम का होना बताया जाता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी लर्न्स अ लेसन, राम प्लेज फुटबॉल, आई गो टू स्कूल, यू रीड अ बुक। अब आदत को प्रकट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास, द लॉयंस रोर्स। आगे देखते हैं अब। सार्वभौमिक सत्यता यूनिवर्सल ट्रुथ को व्यक्त करने के लिए। सार्वभौमिक सत्यता या यूनिवर्सल ट्रुथ वह होता है जो कभी बदल नहीं सकता, जो निश्चित है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। कभी कभी भविष्य काल का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ही कम्स हेयर ऑन संडे, आई गो टू दिल्ली एवरी वीक। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई हो या सेकेंड पर्सन यू हो तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी का ऐतिहासिक वर्णन करते समय इसका प्रयोग किसे किया जाता है। जैसे राम किल्स रावण। जिन वाक्यों में नेवर, ऑफ्टन, सेल्डम, ऑलवेज, डेली ये शब्द प्रयोग होते हैं तो वहाँ पर अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली।
इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड आदि अक्षर आते हैं तो वहाँ उन क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं और से सभी के साथ एस जोड़ते हैं। सभी टेंसेस के 4 तरीके से सेंटेंस बनते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। एक वचन कर्ता या नाउन और प्रोनाउंस जैसे ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल है, दीक्षा एक मधुर गीत गाती है। दीक्षा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। जिस वाक्य में कर्ता की मजबूरी दिखाई देती है वहाँ भी अनुवाद करते समय हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नियम लागू करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, राम को प्रातःकाल नाश्ता बनाना पड़ता है। वाक्य का अंत हुआ है ता है से, लेकिन इसमें एस या ई एस और डू डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ता है से अंत हुआ है लेकिन इसमें उसकी मजबूरी दिखाई गई है, इसलिए इसका अनुवाद हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के नियम से बनाएंगे। जैसे राम हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव वाक्य की तरह अंत में ताहूँ, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। साथ में नकारात्मक शब्द जो होता है नहीं या कभी नहीं, इनका अगर प्रयोग किया गया होता है तो कार्य ना करने का भाव आता है, वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 है यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और रूल नंबर 3 है यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 4 है कुछ अन्य नकारात्मक शब्द होते हैं, उनका अनुवाद करते समय नेवर वाला नियम लागू होता है। नकारात्मक शब्द कौन कौन से होते हैं? नन, नथिंग, नोवेयर इत्यादि। डू नॉट या डज नॉट लगाने पर एनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी नीड नथिंग, या फिर वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग। किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। तुम किसी को गाली नहीं देते हो, यू अब्यूज नन, या फिर यू डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ और कब आदि का प्रयोग वाक्य के मध्य में लगता है। जिन वाक्यों के आरंभ में क्या लगा हो उनका अनुवाद करते समय डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ETC का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तो अनुवाद करते समय सर्वप्रथम अर्थात डू या डज से पहले उसी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी रखी जाती है। इसका फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव मार्क, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क,
रूल नंबर 3 है कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी या कौन सा, विच के साथ ही नाउन को लिख दिया जाता है, फिर डू या डज लगाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरी डे। हम कितने मील पैदल चलते हैं, हाउ मैनी मील्स डू वी वॉक ऑन फुट। अब हम इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द के साथ अगर वाक्य में निषेधात्मक शब्द नॉट जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। काजल बगीचे में खेलने क्यों नहीं जाती है, इसमें इंटेरोगेटिव शब्द भी आएगा और इसमें निगेटिव शब्द भी आएगा। जब दोनों आते हैं तब इसे कैसे बनाते हैं, वाई डज नॉट काजल प्ले इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। क्या वह दूध नहीं पीता है, डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या हम मैदान में नहीं दौड़ते हैं, डू वी नॉट रन इन द फील्ड, इंटेरोगेटिव मार्क। वाक्य संख्या 2 और 3 में कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे उसका प्रयोग होता है और क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं। जिन वाक्यों में वर्तमान समय में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और वाक्य के अंत में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आदि शब्द दिखें तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं इज, आर और एम। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है और एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। वाक्य बनाते समय मुख्य क्रिया में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट के साथ इज लगाते हैं। पहला रूल क्या है इसका, वर्ब में यदि आईएनजी लगानी हो तो वर्ब में पीछे ई लगी होने पर ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 2 है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल होते हैं, अगर वो आया हो तो अंतिम अक्षर में डबल हो जाता है, अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे सी इज़ वर्शिपिंग, यहाँ पर पी को डबल किया गया है। द बॉर्डर इज़ कटिंग द हेयर, यहाँ पर टी को डबल किया गया है। द सन इज़ शाइनिंग, यहाँ पर ई को हटाया गया है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। 2 प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ऐसी क्रियाएं या वर्ब जो अनुभव या भावना व्यक्त करती हैं, जैसे बिलीव, लाइक, फील, केयर, एक्सपेक्ट, हियर, सी, नो, रिमेंबर, ईटीसी। वे क्रियाएं जो उस अवस्था या दशा को व्यक्त करें जो बोलते समय स्थायी समझी जाती हैं, जैसे सीम, आउन, रिसेंबल, एपियर, बिलोंग, कॉस्ट, कंटेन, ईटीसी। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सी इज़ नोइंग मी, ये रॉन्ग होता है, और सी नोज मी ये करेक्ट होता है। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ रिसेंबलिंग मी, ये रॉन्ग होता है, ही रिसेम्स मी ये करेक्ट होता है। यू आर फीलिंग हैप्पी, रॉन्ग, जो हम डेली यूज़ में बोल देते हैं कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस, तो करेक्ट होता है यू फील्स हैप्पी। अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। ही, सी, इट के साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो वाक्य बनाने के लिए इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे सौर्य पतंग उड़ा रहा है, सौर्या इज फ्लाइंग काइट्स। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग।
माताजी स्वेटर बुन रही हैं। द मदर इज निटिंग अ स्वेटर। अब इसका रूल है पहला, प्रोनाउन आई के साथ एम का प्रयोग तथा प्रोनाउंस यू, दे और वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्यों के अंत में रहा है, रही है नहीं होते हैं, किंतु वाक्य की रचना यह दिखाती है कि कार्य जारी है, अर्थात कार्य वर्तमान में कंटिन्यू है। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी भी इस नियमानुसार बनाई जाती है। जैसे भिखारी द्वार पर खड़ा है, तो आप लोग ये सोचेंगे कि इसमें तो अंत में रहा है, रही है नहीं आया है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है? क्यों हम इसमें आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि भिखारी द्वार पर खड़ा है, वह अभी अपना कार्य जारी कर रहा है, वह वर्तमान में खड़ा है, इसीलिए यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तहत बनाया जाएगा। जैसे द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, माता जी कमरे में बैठी हुई हैं। द मदर इज सिटिंग इनसाइड द रूम, बच्चा अब सोया हुआ है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का नियम लगाते हैं। जैसे आज भारी वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग हैवली टूडे। अब हम देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। यदि हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या लगा है, तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करे तो उसके बाद नियमानुसार इज आर एम में से एक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीलिंग फैन कौन उतार रहा है, इंटेरोगेटिव मार्क। हु इज टेकिंग ऑफ द सीलिंग फैन, इंटेरोगेटिव मार्क। कितने खिलाड़ी मैदान में भाग रहे हैं, इंटेरोगेटिव मार्क। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रनिंग इनटू द फील्ड, इंटेरोगेटिव मार्क। अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कैसे होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक शब्द सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। जैसे क्या वह गाय नहीं दोह रहा है, इज ही नॉट मिल्किंग द काउ। आगे देखते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखते हैं। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं आदि शब्द दिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हिंदी के वाक्यों में जहाँ वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ, ई, ए की मात्रा के बाद हैं, हूँ आदि शब्द दिए जाते हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी सहायक क्रियाएं हैं हैज़ और हैव। एक वचनकर्ता के साथ हैज का और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इनमें वाक्य बनाते समय मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ही, सी, इट, तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज़, आई, वी, यू, दे, तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, अब हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। अब निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। इस टेंस के निगेटिव वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए हम हैज़ या हैव के बाद निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला है इसका कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। एग्जाम्पल देखते हैं। नौकर सब्जी लेकर नहीं लौटा, द सर्वेंट हैज़ नॉट कम बैक विथ वेजिटेबल्स। अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसे कैसे बनाना है। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा है, तो अंग्रेजी बनाने के लिए हम हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस फॉर्मूले से हम इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं।
क्या तुमने इस तस्वीर पर पेंट किया है? इंटेरोगेटिव मार्क। हैव यू पेंटेड दिस पिक्चर? इंटेरोगेटिव मार्क। यदि क्या बीच में आया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो वो फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं, प्लस हैज़ या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है चोर किस तरफ भाग गया? विच डायरेक्शन हैव डिकॉइस टेकन? हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज के साथ संबंधित नाउन का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कितने मेहमान भोज में सम्मिलित हो चुके हैं। हाउ मैनी गेट्स हैव अटेंड द फीस्ट? इंटेरोगेटिव मार्क। रूल नंबर 4 है, वाक्य में यदि प्रश्न सूचक शब्द सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसके बाद हैव या हैज़ लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लगाकर इंग्लिश अनुवाद करते हैं, जैसे ये पौधे किसने उखाड़े हैं? इंटेरोगेटिव मार्क। हु हैज़ रोटेड आउट दीज प्लांट्स? इंटेरोगेटिव मार्क। यह गलत कार्य कौन कर चुका है? इंटेरोगेटिव मार्क। हु हैज़ डन दिस ईविल टास्क? इंटेरोगेटिव मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में अब देखते हैं उसका कैसे प्रयोग करना है, क्या उसका फॉर्मूला है। प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट सदैव सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव मार्क। एज, उन्होंने अपना कार्य क्यों नहीं किया है? इंटेरोगेटिव मार्क। वाई हैव दे नॉट डन देयर वर्क? इंटेरोगेटिव मार्क। अब्दुल ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? वाई हैज़ अब्दुल नॉट रिटन अ लेटर? आगे हम समझते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जिस वाक्य में यह पता चले कि कोई काम होना भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान काल में भी उस काम का होना जारी है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहा हूँ तो आता है, लेकिन इसके साथ समय दिया जाता है, निश्चित या अनिश्चित कुछ भी हो सकता है। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर हैज़ बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार, फिर मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, फिर कर्म यदि हो तो, फिर सिंस या फॉर, फिर अन्य शब्द जो दिए गए होते हैं वो लिख देते हैं। इनकी सहायक क्रियाएं हैं ही, सी, इट, और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे, तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जोड़ा जाता था। अब हम इसके 4 काइंड जो होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के टेंस में अनिश्चित समय के पूर्व प्रीपोजिशन फॉर, जब निश्चित समय दिया जाता है तो हम सिंस लगाकर अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। सिंस के प्रयोग के क्या क्या नियम हैं? हिंदी में जब बजे शब्द लिखा हो, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो हम सिंस लगाकर और वो टाइम लिख देते हैं। और सिंस मिड नाइट, सिंस नून, इसमें भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दिन में पहर दिए गए हों तो सुबह से, जैसे शाम से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तब भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दिन दिया गया हो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इन सभी में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। महीने का नाम दिया गया हो, सिंस जुलाई, सिंस मई, वर्षों का नाम दिया गया हो अर्थात किसी सन का नाम दिया गया हो, जैसे सिंस 2000, सिंस 2017, वह तारीख जिस दिन कोई पैदा हुआ हो, तो सिंस बर्थ, इस सब में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट या लास्ट मंथ लिखा हो तो वहाँ भी सिंस का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम माने जाते हैं। इनके अलावा से सभी को पीरियड और टाइम कहते हैं।
पीरियड ऑफ टाइम लिखने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर वीक्स etc। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इस टेंस का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया हैज़ या हैव के बाद हम बस नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने पहले भी वाक्यों में सीखा है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो तो इंग्लिश अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर वाक्य बना देते हैं। यदि हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो जैसे हमने पहले भी सीखा कि अंग्रेजी अनुवाद करते समय सर्वप्रथम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है। शेष नियम क्या वाले वाक्य की तरह ही होते हैं। दूसरा, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज के साथ साथ संबंधित नाउन भी लगाया जाता है। किस समय की अंग्रेजी भी व्हाट टाइम ही लगाई जाती है। फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस ing प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि ing सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तुम आजकल किस समय प्रातःकाल भ्रमण पर जा रहे हो। What time have you been going for morning walk nowadays? इंटेरोगेटिव मार्क। वे कल शाम से कौन सी पुस्तक पर प्रवचन दे रहे हैं। On which book have they been speaking since evening yesterday? इंटेरोगेटिव मार्क। 2 घंटे से कितने यात्री बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। How many passengers have been waiting for the arrival of the bus? इंटेरोगेटिव मार्क। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। जैसे क्या दीक्षा 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। हैज़ दीक्षा नॉट बीन कुकिंग या प्रिपेयरिंग सिंस 5 o'clock? इंटेरोगेटिव मार्क। और इसमें एक नोट है कि कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में भी किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट के सारे काइंड्स और अब ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। आपने प्रेजेंट के सारे काइंड्स को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, आपको बहुत बारीकी से सिखाया गया है। तो आई होप कि अब कोई गलती नहीं होगी और कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेकेंड पार्ट पास्ट टेंस के सारे काइंड्स और किस तरीके से उन्हें बनाया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप प्रेजेंट टेंस के और प्रैक्टिस करते रहिए और बोलने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।